हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गोल्डन हिस्ट्री चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सही होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा कॉमन पेपर चल रहा था, फर्स्ट पेपर एनटीए नेट फर्स्ट पेपर। उसके अंदर पिछली वीडियो के अंदर हमने अपने जो है टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर लिया है। और आज का जो टॉपिक है हमारा, वो एनटीए नेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा जाने वाला जो है टॉपिक है। यानी कि हम बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरल पेपर का। उससे 5 क्वेश्चन पूछता है एनटीए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। यानी कि जितने भी हमारे करंट के अंदर पॉलिसीज़ चल रही हैं, गवर्नमेंट द्वारा पॉलिसीज़ दी गई हैं, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो राजनीतिक हो, पॉलिटिक्स हो, जो पॉलिसीज़ हैं जो चल रही हैं तो वो जुड़े हुई है करंट से। यानी कि जो हमारा हायर एजुकेशन है वो करंट से जुड़ा हुआ है, उससे भी आपसे सवाल किए जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षण, हायर एजुकेशन। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, शुरुआती दौर में जब हमने इंट्रो किया था 10 के 10 टॉपिक्स का फर्स्ट पेपर के, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन को एनटीए ने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है? पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। ए जो पार्ट है हमारा वो है पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम। और बी जो पार्ट है वो है एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। इन 2 पार्ट्स के अंदर, यानी ए पॉलिटिकल और बी एजुकेशनल, 2 पार्ट्स के अंदर जो एनटीए ने हायर एजुकेशन को डिवाइड किया हुआ है। इसके अंदर जो है 2 या 3 सवाल इससे पूछे जाते हैं, 2 या 3 सवाल इससे पूछे जाते हैं, यानी टोटल मिलाकर 5 सवाल जो है इन दोनों में से पूछे जाते हैं। इन 5 सवाल ऐसा नहीं है कि आपसे ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दोनों जो है करंट से जुड़े हुए हैं। यानी कि चाहे एजुकेशन प्रणाली हो या हो पॉलिटिकल प्रणाली, इन दोनों में कोई भी, यानी कि कोई भी नया बदलाव वर्तमान में किया गया हो, जैसे कि आपको पता है एनटीए ने जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी जो एजुकेशन की नई दी है, जो शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें क्या बदलाव किए हैं, आपको उसको अच्छे से पता होना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी करंट अफेयर है, यानी कि एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, जैसे कि नोटबंदी हुई है, या कौन सा एनआरसी आया है, या जो भी नया सिस्टम बदलाव किया है गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ के अंदर, वो सभी जो है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आता है। तो इन दोनों को आपको अच्छे से समझकर चलना है। तो बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा पॉलिटिकल सिस्टम का। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्या आता है वो हम चर्चा करने वाले हैं। क्या इसके अंदर बातें आती हैं, कौन कौन सी जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, क्या इसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं मुझसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। ये थोड़ा लंबा होने वाला है हमारा टॉपिक, क्योंकि काफ़ी विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जो है पॉलिटिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने वाले हैं, भारतीय संविधान को पढ़ने वाले हैं, और एजुकेशन के अंदर जितनी भी हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, एजुकेशन यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड या जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सभी की चर्चा हम करने वाले हैं। तो थोड़ा ये लंबा होने वाला है, तो 2-4 वीडियो ज़्यादा भी हो सकती हैं। आप धैर्य से, पेशेंस से जो है इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं हायर एजुकेशन के पॉलिटिकल सिस्टम की। पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, यानी कि हम बात करेंगे इसके अंदर हमारे संविधान की, हमारे संसद की। संसद क्या होता है, मतलब कि पार्लियामेंट किसको कहा जाता है, संसद क्या चीज़ होती है, संविधान क्या चीज़ होती है, उन सभी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा संविधान है यानी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसी भी देश का
यानी कि संविधान जो है किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने की एक प्रणाली होती है, एक सिस्टम होता है, एक विधि होती है, एक कानून होता है जिसके द्वारा देश का कानून चलाया जाता है, जो व्यवस्था चलाई जाती है, इसको संविधान कहा जाता है। तो समझिए कि कोई भी देश है यानी कि ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहाँ पर समूह में एक जाति, एक समुदाय, एक भाषा, एक झंडे को मानने वाले और एक कानून को फॉलो करने वालों का समूह जो होता है वो देश कहलाता है। और वो देश जो एक संविधान को मानता हो यानी एक कानून को मानता हो वो देश कहलाता है, और वो कानून उसका कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो इस प्रकार से जो हमारे देश का कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हर टीचर को जानना बहुत ज़रूरी है। हर असिस्टेंट प्रोफेसर को बनने से पहले किसी भी नागरिक को हायर एजुकेशन को जानने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की समझ होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके भारत के संविधान को नहीं जानते तो आप अपने भारत को नहीं जानते, अपने देश को नहीं जानते। इसलिए जो एनटीए हमसे जो हायर एजुकेशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली जो है क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट की, कि पार्लियामेंट क्या चीज़ होती है। पार्लियामेंट क्या चीज़ होती है? पार्लियामेंट जो बनता है वो बनता है तीन चीज़ों को जोड़कर। तीन चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले होती हैं अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, अपर हाउस प्लस लोअर हाउस, लोअर हाउस, अपर हाउस, लोअर हाउस और प्लस प्रेसिडेंट, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है, पार्लियामेंट का निर्माण होता है। आपसे सवाल पूछ सकती है एनटीए कि संसद का निर्माण कैसे होता है, पार्लियामेंट का निर्माण कैसे किया जाता है, उसमें किस किस को मिलाया जाता है। तो आपको ऑप्शन में दे सकते हैं, अपर हाउस को मिलाकर पार्लियामेंट किया जाता है, लोअर हाउस को मिलाकर पार्लियामेंट कहा जाता है, या फिर प्रेसिडेंट के मिलाकर पार्लियामेंट बनता है, या फिर आपसे पूछा जाता है अपर हाउस, लोअर हाउस और प्रेसिडेंट को मिलाकर है जो पार्लियामेंट का निर्माण होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा अपर हाउस प्लस में लोअर हाउस प्लस में प्रेसिडेंट, यानी तीनों को मिलाकर जो है क्या पार्लियामेंट का निर्माण होता है, पार्लियामेंट बनती है। तो इसी प्रकार से पार्लियामेंट जो होता है हमारा एक ऑफिस होता है हमारे संविधान को जो लागू करने के लिए, यानी कि संविधान की जो भी हमारी धाराएं हैं आम जनता तक पहुंचाने के लिए वो एक केंद्र होता है पार्लियामेंट। उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, प्लस में प्रेसिडेंट होता है, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर अपर हाउस और लोअर हाउस यानी कि राज्यसभा और लोकसभा जो स्थापित होते हैं अंदर होते हैं, उनको मिलाकर साथ में प्रेसिडेंट को मिलाकर जो है पार्लियामेंट बनता है, जिनके द्वारा संविधान को देश के अंदर तक लागू किया जाता है। संविधान की जितनी भी धाराएं हैं, जितने भी उनके क्या है आर्टिकल्स हैं, वो जो है आम जनता तक पहुंचाए जाते हैं। तो इसको कहा जाता है पार्लियामेंट। चलिए अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा जो संविधान होता है, हम इसकी चर्चा जो है आगे करने वाले हैं अच्छे से। लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, उसकी कितनी ताकत होती है, मतलब उसकी क्या कौन सी शक्तियाँ होती हैं, और उसको कैसे निर्वाचित किया जाता है, यानी उसको कैसे चुनाव किया जाता है, कौन कैसे उसको हटाया जाता है, कैसे उसकी वोटिंग होती है, सभी की चर्चा हम करने वाले हैं। पार्लियामेंट के अंदर कितने दो जो भाग हैं, अपर हाउस लोअर हाउस के अंदर कितने कितने सदस्य होते हैं, कैसे उनको निर्वाचित किया जाता है, क्या उनकी शक्तियाँ होती हैं, कैसे उनकी बैठकें होती हैं, कौन से उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, वो सभी चर्चा हम इस अध्याय में आगे करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा संविधान। संविधान जो है दो शब्दों को जोड़ के बना हुआ है, सम जमा विधान। किसको? सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है समान,
समान, सम का अर्थ होता है समान, क्या होता है? समान। विधान का अर्थ होता है कानून, यानी कि लॉ। तो सम प्लस विधान क्या बनता है? संविधान। संविधान जो होता है किसको कहते हैं? सम प्लस विधान, यानी कि समान कानून। जिस देश के अंदर एक जैसा कानून हो, जिस देश का एक जैसा कानून हो, सभी जनता पर, सभी व्यक्ति पर, सभी नागरिकों पर, सभी सिटीजन पर एक जैसा कानून लागू होता हो, जहाँ के लोग, जहाँ की जनता एक जैसे कानून को फॉलो करती हो, उसे कहा जाता है संविधान। यानी कि सम प्लस धान विधान, यानी कि समान कानून वाला किताब, यानी कि संविधान। संविधान दो प्रकार के होते हैं। संविधान दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लिखित और अलिखित। लिखित संविधान जो होता है, जो किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष तौर पर बैठकों द्वारा, लोगों की सर्वसम्मति द्वारा जो संविधान लिखित रूप में होता है, जो संविधान लिखित रूप में होता है, किसी विशेष बैठकों द्वारा, लोगों की सलाह मशवरा या फिर उनके निर्वाचन द्वारा, उनकी अपनी पसंद द्वारा जो संविधान लिखकर बनाया जाता है। जैसे हमारे भारत का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, इस प्रकार से। और यदि वह संविधान लिखित ना होकर अलिखित होगा, यानी कि लोगों के परंपरा पर आधारित होगा, परंपराओं पर आधारित होगा, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपराओं पर जो संविधान लागू होता है, यानी कि जो परंपराएं हमारी कानून बन जाती हैं, जो परंपराएं हमारे कानून बन जाते हैं, वही संविधान अलिखित कहलाता है। यानी इंग्लैंड का जो कानून है, इंग्लैंड का कानून क्या है? अलिखित कानून है, क्योंकि वहाँ पर आज भी जो है कोई लिखित कानून का रूप नहीं है, अलिखित ही है, क्योंकि वहाँ पर परंपराओं के आधार पर ही जो कानून को फॉलो किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? अलिखित कानून। लेकिन हमारे भारत का जो कानून है वो क्या है? अलिखित कानून ना होकर लिखित कानून है, यानी हमारा जो संविधान है वो लिखा गया है। चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो बात कर लेते हैं हमारे संविधान की। संविधान को मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया क्या चीज़ होती है, कैसे बना है। दो शब्दों से मेल से बना है, समजमा विधान, एक जैसे कानून वाला। जहाँ की जनता, जहाँ के लोग एक जैसे कानून को फॉलो करते हैं, उसको कहा जाता है संविधान। चलिए, हमारा जो संविधान है आप सभी को पता है कब बना, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है लागू हुआ था। उसके बाद जो संविधान बनकर कंप्लीट हुआ था, संविधान जो है बनकर कंप्लीट हुआ था, वो हुआ था हमारा 26 नवंबर 1949। यानी कि उस 26 नवंबर 1949 को हमारा जो है संविधान बनकर तैयार हो गया था, और जो सारे हस्ताक्षर होने के बाद जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ये कॉमन बात है, सभी लोग जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमें ये 8th क्लास से 6th क्लास से ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और ये सभी को बच्चे जो हैं इसको जानते भी हैं अच्छे से। लेकिन हम बेसिक तरीके से पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा। अगर बेसिक तरीके से हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा। यदि हम ऊपर से मोटे मोटे पढ़ लें और हमें नींव का ही ना पता हो, बेसिक का ही ना पता हो, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और हम अच्छे से आंसर नहीं कर पाएंगे। अगर एनटीए हमसे हमारे एग्ज़ाम में सवाल उल्टा सीधा भी कर ले, यानी कि सवाल जो तोड़ मरोड़ के भी दे दिया जाए, एग्जाम्पल से भी दे दिया जाए, किसी भी तरीके से दे दिया जाए, और हमें बेसिक का पता है, हम मूलभूत से जानते हैं कि किस प्रकार से होता है, तो हम उसका हल आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसलिए चलिए अब बात करते हैं शुरू से कि संविधान के अंदर हम थोड़ा सा शुरू से पढ़ेंगे, इसको अच्छे से समझ भी आएगा आपको। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है हमारा, सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर संविधान
के पार्ट्स, संविधान के मूलभूत जो पार्ट्स हैं, यानी कि बेसिक जो पार्ट्स हैं, संविधान बनने के समय जितने जो पार्ट्स थे वो कितने थे? 22 पार्ट थे मूलभूत, यानी कि जो भागों की संख्या है संविधान के वो 22 है मूलभूत। अब याद रखिए मूलभूत यानी कि बेसिक जो है वो कितने? 22 है। लेकिन वर्तमान समय में इसके भाग कितने हैं? 25 वर्तमान समय में इसके 25 भाग हैं। उसके बाद हमारे आ जाता है आर्टिकल्स, यानी कि धाराएं, यानी कि अनुच्छेद। अनुच्छेद कितने हैं? कितने एक्ट्स कितने हैं? जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय संविधान के अनुच्छेद थे 395। कितने? 395। लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या है 465। कितनी संख्या है? 465। क्योंकि संविधान के अंदर अमेंडमेंट होते रहते हैं, यानी कि संशोधन होते रहते हैं, नए आर्टिकल जुड़ते रहते हैं, पुराने आर्टिकल कई कटते रहते हैं, तो इस प्रकार से बढ़ोतरी होती रहती है। तो जब मूल जो संविधान के जो आर्टिकल्स थे, जो अनुच्छेद थे वो 395 थे, जो वर्तमान समय के अंदर हैं वो कितने हैं? 365 है। अब बात कर लेते हैं अनुसूचियों की। किस चीज़ की? शेड्यूल की। जो शेड्यूल है वो मूलभूत, यानी कि जिस समय बन रहा था संविधान उस समय थे 8। कितने? 8। लेकिन अब जो है वो है 12। कितने हैं? 12। आपसे पूछा जा सकता है अनुसूचियों की संख्या मूलभूत है 8 और अब समय में कितनी है? 12। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। ओके, इसको अंदर और हम बात कर लेते हैं आगे की। वर्ड्स इसके अंदर शब्द कितने हैं? शब्द हैं इसके अंदर 1,77,000 1,77,369 69 1,77,369 वर्ड्स हैं इसके अंदर टोटल लगभग इतने ही बताए गए हैं। कितने? 1,77,369 जो वर्ड्स का इसके अंदर प्रयोग किया गया है। ओके, उसके बाद इसके अंदर टाइमिंग कितना लगा, मतलब कि बनने में इसको समय कितना लगा? इसको समय लगा 2 वर्ष, 2 ईयर। इसके अंदर जो समय लगा है हमारा वो लगा है 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज, यानी कि 18 डेज। यानी कि संविधान को बनने के अंदर 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। इसके अंदर मेंबर्स जो थे, मेंबर्स यानी कि संविधान बनते समय व्यक्तियों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 389 यानी कि 389 जो है व्यक्तियों की संख्या थी, जिसके अंदर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा, जिसके अंदर 292 ब्रिटिश 92 जो वहाँ के देसी रजवाड़े थे, वो 92 देसी रजवाड़े, और 93 हैं ये, 93 देसी रजवाड़े और 4 चीफ। इस प्रकार से ये टोटल जो है 379 जो है 89 जो है टोटल मेंबर्स की संख्या थी। उसके बाद बात कर लेते हैं एक्सपेंसिव, यानी कि कितना इसमें खर्चा आया था। खर्चा जो आया था लगभग 1 करोड़ का। कितने का? 1 करोड़ का। 1 करोड़ का लगभग इसके अंदर संविधान बनने के समय खर्चा आया था।
तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं हम और क्या क्या इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं हमारे, इसको लिख लिया आपने। चलिए उसके बाद जो इसके अस्थाई यानी कि टेम्परेरी जो मेंबर थे, यानी कि टेम्परेरी जो चेयरमैन थे, जो टेम्परेरी चेयरमैन थे, जो वो थे सचिनंद सिन्हा। कौन थे? सचिनंद सिन्हा। सचिनंद सिन्हा जो है इनके चेयरमैन थे टेम्परेरी। और परमानेंट जो थे, परमानेंट जो चेयरमैन थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फिर तत्कालीन राष्ट्रपति भी रहे, यानी कि जो बाद में राष्ट्रपति बना दिए गए थे, वो इनके कमेटी के परमानेंट चेयरमैन थे, यानी कि अध्यक्ष थे। और जो टेम्परेरी थे वो कौन थे? सचिनंद सिन्हा थे। जो हमारे ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, यानी कि जो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे हमारे, मतलब कि चेयरमैन थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, जो कि संविधान के महत्वपूर्ण व्यक्ति भी माने गए हैं। संविधान के अंदर उन्होंने बहुत सारी ऐसी देन दी गई हैं जिनके द्वारा वो आज भी बहुत ही माने जाते हैं, वो पूजनीय है। तो बात करते हैं जो कि इनके द्वारा जो देन गई, हम इसकी चर्चा आगे आने वाले वीडियो के अंदर भी कर लेंगे। उसके बाद जो लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, जो इसके अंदर हमारे संविधान के अंदर जो लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, जो भाषाओं का यूज़ किया गया है, वो क्या गया? हिंदी प्लस इंग्लिश। दो भाषाओं का यूज़ किया गया है, हिंदी और इंग्लिश, दो भाषाओं का यूज़ किया गया है हमारे संविधान के अंदर। उसके बाद इसको बनाने के लिए कितनी मीटिंग हुई, बैठकें कितनी हुई? कितनी बैठकें हुई? 114 बैठकों जो हैं हुई हैं इसके संविधान को बनाने के लिए। और 14 बैठकें हुई हैं, जो कि सबसे पहले जो हमारा जो हुआ है बैठक हुई थी 9/12/1946, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक नई दिल्ली के अंदर हुई थी, जिसके अंदर 9 वुमेन और 207 मैन इंक्लूड थे। कितने? 9 वुमेन और 207 जो है व्यक्ति, आदमी जो है, जो मैन जो है इंक्लूड थे। तो मीटिंग कितनी हुई थी? 114 मीटिंग जो इसके अंदर हुई थी। ओके। और जो सेशन हुए थे, यानी कि 11 सत्रों के अंदर इसको आयोजित किया गया था। कितने सत्रों के अंदर? 11 सत्रों के अंदर इसको आयोजित किया था इसके निर्माण के लिए। उसके बाद इसको जो इसके अंदर अमेंडमेंट, यानी कि अभी तक संविधान के अंदर कितने संशोधन हो चुके हैं उसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट
100 से ज़्यादा हो चुके हैं। कितने? 100 से ज़्यादा हो चुके हैं। 101वां जो हमारा था वो कौन सा था? GST का संशोधन था। और तलाक जो है ट्रिपल तलाक का भी संशोधन हुआ है, वो उसको अलग अलग जो है शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी एक रूपरेखा है, एक प्रारूप है। मैंने आपको बता दिया कितने एक्ट हैं, कितने पार्ट हैं, कितने शेड्यूल है, कितने वर्ड्स का यूज़ हुआ है, कौन परमानेंट के अध्यक्ष थे, कौन जो अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, कौन कौन सी लैंग्वेज हुई है, कितनी मीटिंग्स हुई, कब मीटिंग पहली बैठी, कितनी उसमें वुमेन्स थी, कितने मेंस थे, कितने अभी तक अमेंडमेंट हो चुके हैं, कितने सत्रों के अंदर, कितने सेशन के अंदर ये आयोजित हुआ है, और क्या चीज़ होती है संविधान, क्यों किया जाता है, ये सभी मैंने आपको आज की वीडियो के अंदर बताया है। दोस्तों इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके हम अपनी वीडियो के अंदर सभी को कवर करते हुए चलेंगे, आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हम अपना स्तर को कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितना हो सके अपने दोस्त को शेयर करें, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जुड़े रहिए गोल्डन हिस्ट्री चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।